तो सर अभी अपन यहाँ पर 4 एप्लीकेशन अपन ने देख ली बोर मॉडल की जी। तो सबसे पहले एप्लीकेशन अपन ने देखी थी रेडियस का फॉर्मूला आया 0.529 इंटू n²/z एंगस्ट्रॉम। सेकेंड एप्लीकेशन अपन ने देखी वेलोसिटी एंड फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इज 2.188 इंटू 10⁶ इंटू z डिवाइडेड बाय n मीटर पर सेकेंड। थर्ड एप्लीकेशन अपन ने देखी टाइम पीरियड की एंड टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³ बाय z²। एंड फोर्थ एप्लीकेशन अपन ने देखी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन दैट इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z² बाय n³। तो सर अब अपन यहां पर इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं ताकि बच्चों को एप्लीकेशन समझ में आ जाए कि ये फॉर्मूले यूज कैसे करने हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन। क्वेश्चन says the radius of two Bohr's orbit in hydrogen atom is 4:1, then orbit will be। दो अलग अलग ऑर्बिट्स के रेडियस का रेशियो दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि इनमें से बताइए कि वो कौन से ऑर्बिट्स रहे होंगे। सो सी द रेडियस रेशियो, मैं इसको R1 लिखूं और दूसरे को R2 लिखूं तो इट इज गिवन 4/1। बच्चों हमें पता होना चाहिए कि जो रेडियस थी दैट वॉज प्रोपोर्शनल टू n²/z। अब यहां क्या हो रहा है, z तो सेम ही है, देखो लिखा हुआ है क्लियरली बोर्स ऑर्बिट इन H एटम, सो r विल बी प्रोपोर्शनल टू n² ओनली इफ z इज द सेम। अब क्या होगा, इसका मतलब ये जो रेशियो दिया हुआ है ये n1² होगा। n1²/n2² 4/1 है, तो n1/n2 दोनों साइड हम स्क्वायर रूट लें तो ये आएगा 2/1। तो हमें यहां ऐसे ऑर्बिट्स ढूंढने हैं जिन ऑर्बिट्स का नंबर का जो रेशियो आ रहा है वो 2:1 हो। तो क्या क्या हो सकता है इसमें, पॉसिबल वैल्यूज जो हैं वो क्या क्या आ रही हैं, तो देखो भाई n1 की वैल्यू 2 हो एंड n2 की वैल्यू 1 हो, ये एक पॉसिबल वैल्यू है। और n1 का मतलब हो गया, जब हम बोर मॉडल पढ़ रहे थे तो फर्स्ट शेल जो थी वो K थी और दूसरी शेल जो थी वो L थी, तो ये L शेल हो गई और ये अपने पास K शेल हो गई। तो इसका मतलब एक आंसर हमारा होगा L एंड K। और बच्चों हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन 2 में L एंड K आ रहा है, तो हम क्या इस आंसर को यहीं पे क्लिक कर दें कि भाई सेकंड हो गया? नहीं, हमें एक चीज का और ध्यान देना है, ये रेशियो है और ये रेशियो तो और भी ऐसे नंबर्स हो सकते हैं जिनका रेशियो 2:1 हो। तो सर यहां हम देखें तो n1 की वैल्यू 4 भी हो सकती है। एग्जैक्टली और n1 4 होगा तो n2 2 हो सकता है, तो n2 2 हो सकता है, तब भी रेशियो 2:1 ही रहेगा, तब भी 2:1 होगा। इसलिए हम बोलेंगे कि फोर्थ शेल, और फोर्थ शेल की बात करें तो बच्चों K L M N, तो यहां से फोर्थ शेल अपनी आती है nth शेल। n शेल आ गई और दूसरी आ गई L शेल, तो n एंड L भी एक आंसर हो सकता है। तो अपने पास दो पॉसिबल आंसर आए, L एंड K, n एंड L, और देखिए दोनों ही ऑप्शन में मेंशन्ड है। तो आंसर क्या होगा, देखिए फोर्थ ऑप्शन मेंशन करता है बोथ सेकंड एंड 3, तो इट विल बी आवर आंसर। सॉल्यूशन जो डिस्क्रिप्टिव है वो दिया हुआ है, आप यहां से आसानी से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको बोर्ड पर गिवन है, क्या कह रहा है, कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, रेडियस, सरकमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ द थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन। अब सर जब अपन ने बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ा था तो अपन ने देखा था कि जो बोर के मॉडल है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल है। एग्जैक्टली। अब आप देखिए सर, लिथियम की बात हो रही है, लिथियम का एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात करूं तो होता है 3। अब यहां पर Li+2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं न्यूट्रल लिथियम एटम से, तो रह कितने गए होंगे, 1। तो अपन यहां पर यह भी कह सकते हैं कि जो लिथियम आयन है, ये जो क्वेश्चन है इसको अपन आसानी से बोर के मॉडल की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले यहां पर बात हो रही है एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम की अगर अपन बात करें तो ऑर्बिट क्या है, थर्ड ऑर्बिट, मतलब अपन बोल सकते हैं थर्ड शेल। अगर शेल है थर्ड मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। और एंगुलर मोमेंटम का अपन फॉर्मूला जानते हैं, mvr इज इक्वल्स टू NH/2π।
अब अगर मैं बात करूं n की, तो n की वैल्यू क्या है 3, तो सिंपली मैं कह सकता हूं एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा 3h/2π। इसको फर्दर सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, यही आपको नॉर्मली ऑप्शंस में गिवन होता है, इसी फॉर्मेट में गिवन होता है आंसर। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं रेडियस की, रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई z एमस्ट्रॉन्ग। अब यहां पर अगर अपन बात करें n की, तो n कितना है 3, z की बात करें तो z होता है एटॉमिक नंबर और लिथियम के लिए z की वैल्यू होती है 3। तो वैल्यूज यहां पर अपन पुट कर देंगे, तो यहां पर मैं कह सकता हूं रेडियस कितना हो जाएगा 0.529 इंटू n स्क्वायर लिखा हुआ है मतलब 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, तो ये ओवरऑल कितना रह जाएगा 3 रह जाएगा। तो मैं कह सकता हूं ये कितना हो गया 3। अब अगर मैं रेडियस की वैल्यू यहां पर कैलकुलेट करूं तो ये कितना हो जाएगा 1.587 एमस्ट्रॉन्ग। ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में आपसे पूछ रहा है सरकमफेरेंस। अगर अपन सरकमफेरेंस की बात करें तो सरकमफेरेंस अपन जानते हैं फॉर्मूला होता है 2πr। तो सरकमफेरेंस इज इक्वल्स टू, सी का मतलब यहां पे क्या है सरकमफेरेंस अपन मान के चल रहे हैं, सरकमफेरेंस होता है 2πr। आर की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं सेकंड पार्ट से, तो वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई अपन को पता है 3.14 होता है, मल्टीप्लाइड बाई आर की वैल्यू अपन जानते हैं 1.587। सिर्फ आप देखिए थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव नजर आ रहा है, हाँ, पर अपन जानते हैं एग्जाम में ऑप्शंस अपन को गिवन होते हैं, तो यहां पर अपन अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अपन यहां पर बोल देंगे ये लगभग 1.587 इंटू 2 ये 3 के बराबर हो रहा है, 3 से थोड़ा सा ज्यादा, 3 से थोड़ा सा ज्यादा इंटू 3 से थोड़ा सा ज्यादा, अपन कह सकते हैं अराउंड आंसर 10 के आसपास होगा। बिल्कुल सर, 9 से ज्यादा, हाँ 9 से ज्यादा होगा मतलब 10 के आसपास होगा। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। अगर ऑप्शन में आपको दिखाई दे कि ऑप्शंस दूर दूर दे रखे हैं और एक ऑप्शन 9 या 10 के पास है, उसको आप टिक कर दीजिएगा। जी सर। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसकी वैल्यू अराउंड आएगी 9.96 एमस्ट्रॉन्ग, क्योंकि यूनिट एमस्ट्रॉन्ग में चल रही है तो सबकी वैल्यूज जो निकल कर आएंगी वो किस में निकल कर आएंगी, एमस्ट्रॉन्ग में। लास्ट पार्ट कैलकुलेट कर लेते हैं डायमीटर, और अपन सब जानते हैं डायमीटर और रेडियस का रिलेशन क्या होता है। D इज इक्वल्स टू क्या होता है 2r। अब r अपन निकाल चुके हैं तो मैं बोल सकता हूं 2 टाइम्स 1.587, तो ये निकल कर आ जाएगा 3.174 एमस्ट्रॉन्ग। तो यहां पर अपन ने आसानी से चारों पार्ट कैलकुलेट कर लिए। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले इसका यहां पर आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट दे रखा है आंसर का, वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। So next question is, find out the ratio of time period of revolution of electron in second orbit of Li+2 and third orbit of Be+3। सर जी, क्या ये क्वेश्चन अपन बोर एटॉमिक मॉडल की मदद से कर सकते हैं सॉल्व? बिल्कुल सर, क्योंकि देखिए लिथियम+2 की हम बात करें तो लिथियम जब न्यूट्रल एटम होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव कर दिए गए हैं। इट मींस दिस इज सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। एंड सेम विद द बेरिलियम आयन, क्योंकि बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां से 3 रिमूव कर दिए गए हैं। तो बोहर मॉडल से जब हम सर टाइम पीरियड की बात करते हैं तो वी सॉ दैट टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³ बाय z²। अब यहां हमें 2 अलग अलग एलिमेंट्स दिए हुए हैं, 2 अलग अलग आयन दिए हुए हैं, और उन दोनों का जब रेशियो लिखेंगे तो T1/T2 क्या आ जाएगा हमारे पास, n1³ डिवाइडेड बाय n2³, और z नीचे आ रहा है तो ये इनवर्स हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा z2², नीचे आएगा z1²। एंड देखिए यहां पर हमें जो डेटा मेंशन है उसमें सेकंड ऑर्बिट ऑफ Li+2, इसका मतलब n1 की जो वैल्यू है वो 2 है, वहीं z1 की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 3 आएगी, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। n2 की वैल्यू 3 और बेरिलियम आयन का
बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर आएगा वो आएगा 4, तो Z2 हमने ले लिया यहाँ पे 4। डेटा सिंपली पुट करना है, आंसर हमारे सामने होगा। तो T1/T2 आ जाएगा N1 क्यूब यानी 2 क्यूब डिवाइडेड बाय N2 क्यूब 3 क्यूब Z2 स्क्वायर, Z2 की वैल्यू है 4, तो इट विल बी 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर। तो देखिए 8 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब 27 एंड 3 का स्क्वायर 9। यहां से कोई भी डिविजिबिलिटी नहीं दे रही है दिखाई, तो हम सीधा बोलेंगे कि मल्टीप्लाई किया तो 16 इंटू 8 टाइम्स 128 आता है, एंड 27 को 9 से हम मल्टीप्लाई करें तो इट इज 243। सो रेशियो विल बी 128/243। यही चीज हमसे फ्रीक्वेंसी पूछ लेता तो सर हम इसको जस्ट इनवर्स कर देते और Exactly. आंसर आसानी से अपने पास 243/128 होता। अगर फ्रीक्वेंसी पूछता तो आंसर क्या हो जाता? 243 डिवाइडेड बाय 128। तो डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप उसे आसानी से नोट डाउन कर सकते हैं। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको बोर्ड पर गिवन है। In a certain electronic transition in hydrogen atom from initial state 1 to final state 2, the difference between R1 and R2 is found to be 24 times of the first Bohr radius. Then identify the transition. अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। बात हो रही है हाइड्रोजन एटम की, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहां से कहां हुआ है? R1 टू R2 हुआ है। अब यहां पर एक रिलेशन आपको गिवन है कि जो R1 और R2 का डिफरेंस है वो किसके बराबर है? 24 टाइम्स फर्स्ट बोर रेडियस। सर यहां पर बच्चों को एक डाउट आता है कि जो फर्स्ट बोर रेडियस है इसका मतलब क्या है? फर्स्ट बोर रेडियस का मतलब सर ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में है, या अपन ऐसे कह दें कि जो शेल है वो क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी जी। अब अपन सब जानते हैं रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है। अपन सिंपली बोल सकते हैं R इज इक्वल्स टू 0.529 n स्क्वायर बाय z। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं फर्स्ट बोर रेडियस की, तो फर्स्ट बोर रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी? अपन ऐसे कह सकते हैं, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं R1H से। R1H का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट बोर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई z। n की वैल्यू 1, z की भी वैल्यू 1, तो अपन कह सकते हैं कि जो फर्स्ट बोर रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब यहां पर एक रिलेशन दे रखा है। रिलेशन कह रहा है R1 माइनस R2 इज इक्वल्स टू 24 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट बोर रेडियस। 24 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट बोर रेडियस निकल कर आया था 0.529। जी सर। अब यहां पर अपन को ट्रांजिशन पता करना है। अब एक यहां पर कंफ्यूजन होता है, ये R1 और R2 का ये मतलब नहीं है कि फर्स्ट शेल टू सेकंड शेल मूव कर रहा है। यहां पर सिर्फ नोटेशन दे रखी है, अपन को शेल का नंबर पता करना है। तो अपन यहां पर जनरली लिख सकते हैं R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अपन बोल सकते हैं 0.529 मल्टीप्लाइड बाई n स्क्वायर बाय z। तो मैंने इसको क्या बोल दिया? n1 स्क्वायर बाई z। अपन को n1 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब अगर मैं R2 की वैल्यू लिखूं तो R2 में भी क्या आएगा? 0.529 इंटू n2 स्क्वायर बाई z। तो मैंने क्या करा? 0.529 कॉमन ले लिया, तो मैं यहां पर बोल सकता हूं 0.529 इंटू n2 स्क्वायर बाई z। कॉमन ले लिया तो 0.529 बाहर आ गया है, इज इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं 24 मल्टीप्लाइड बाई 0.529। अब आप खुद ही देखिए, ये 0.529 कैंसिल आउट हो गया है। साथ ही साथ यहां पर जो एटम दे रखा है वो है हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए अपन सब जानते हैं कि जो Z की वैल्यू होती है वो होती है 1। अब अगर मैं यहां पर Z1 पुट करूं या नहीं करूं एक ही बात है, तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या बचेगा? n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24। दो ऐसे नंबर जिनके स्क्वायर का डिफरेंस 24 हो। अब अगर नहीं पता है आपको तो आप क्या करें? सिंपली ऑप्शन चेक कर लें। अब अगर मैं यहां पर ऑप्शन चेक करूं तो 25 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 24 नहीं होता है। अगर मैं यहां पर बात करूं 5 का स्क्वायर 25,
1 का स्क्वायर 1, तो 25 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 24। तो अपन यहां पर सिंपली कह सकते हैं कि जो n1 होगा वो कितना हो जाएगा 5 एंड n2 जो होगा वो कितना हो जाएगा 1 और आंसर विल बी 5 to 1। इसका मतलब यह है कि जो हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है वो 5th शेल टू फर्स्ट शेल हो रहा है। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाइड्रोजन एटम द रिलेशन ऑफ बोहर रेडियस इज Rn+1 माइनस Rn-1 इज इक्वल टू 2Rn। n+1 शेल की रेडियस और n-1 शेल की रेडियस का जो डिफरेंस है वो nth शेल की रेडियस का 2 टाइम्स आ रहा है। तो पूछा है कि ये n का नंबर क्या होगा, तो सॉल्व करते हैं इसको। रेडियस का जो फॉर्मूला होता है अभी सर ने डिस्कस किया, r की वैल्यू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड होती है। बच्चों ध्यान देना है, ये जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यहां z फिक्स है बिकॉज इट इज मेंशन्ड फॉर हाइड्रोजन एटम। तो z क्या होगा 1, z की वैल्यू जब 1 लेंगे तो हमारे पास जो बचता है r वो होगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर। Rn+1 माइनस Rn-1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ Rn। तो n+1 शेल की रेडियस क्या लिखेंगे 0.529 इंटू, अब देखिए शेल नंबर क्या है n+1, तो हमें n+1 का स्क्वायर लिखना है, माइनस 0.529 इंटू n-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 0.529 इंटू एन स्क्वायर। बच्चों नीचे z आता, z की वैल्यू 1 थी, हर जगह से वो कैंसिल हो गया। 0.529 भी हम देखें तो यहां से कॉमन लिया जाएगा, तो ये 0.529 इधर से कॉमन आके इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचता है वो आएगा n+1 का होल स्क्वायर, जिसको सॉल्व करेंगे तो आएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, और यहां से हमारे पास बचता है 2n स्क्वायर। तो बच्चों n स्क्वायर से ये n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये देखिए 2n प्लस 1 और ये माइनस प्लस माइनस 1, तो ये 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा, n स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। क्या 2n भी कैंसिल होगा क्या? नहीं, यहां माइनस माइनस प्लस होगा और ये हमारे पास आ गया 4n इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। जहां 4n इज इक्वल टू 2n स्क्वायर आया तो एक n से n कैंसिल कर देंगे और n की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन में n की वैल्यू आने वाली है वो 2 होगी। इट मींस ये थर्ड शेल हो जाएगी, ये फर्स्ट शेल हो जाएगी और ये Rn जो है सेकंड शेल हो जाएगी। तो डिस्क्रिप्टिव जो आंसर है इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप आसानी से इसको नोट कर सकते हैं। सर एक चीज मुझे समझ में आ रही है जी कि बच्चों को बेसिक मैथमेटिक्स भी आना चाहिए। बिल्कुल सर, यहाँ a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। ये बिल्कुल ही बेसिक चीज है जो हम सभी आनी चाहिए। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको बोर्ड पर गिवन है, एक बार पढ़ लेते हैं। रेडियस ऑफ 2 different orbit in hydrogen like sample is 4r and 16r respectively. Full stop. Find the ratio of frequency of revolution of electron in these 2 orbits. अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो ऑर्बिट का जो रेडियस का जो रेशियो है वो है 4r और 16r। अब अपन को यहां पर फ्रीक्वेंसी का रेशियो कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले अपन बात करते हैं रेडियस के रेशियो की। तो अगर मैं यहां पर 4r और 16r के लिए रेडियस रेशियो लिखूं तो मैं इसको सिंपली लिख रहा हूं r1 डिवाइडेड बाई r2 इज इक्वल्स टू 0.529, सबसे पहले लिख रहे हैं r1 के लिए, मल्टीप्लाइड बाई n1 स्क्वायर बाय z। यहां पर बात किसकी हो रही है? हाइड्रोजन की। तो मैंने यहां पर z1 नहीं लिखा, मैं यहां पर z2 नहीं लिखूंगा क्योंकि एटम जो है वो क्या है? सेम है। यहां पर अपन लिखें तो ये लिख दूंगा मैं 0.529 इंटू n2 स्क्वायर बाई z, और इसी की वैल्यू आपको दे रखी है 4r डिवाइडेड बाई 16r। सर यहां पर पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है जी। ये तो मैंने यहां पर फॉर्मूला पूरा ओपन करके लिख दिया,
अब अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे और आपको फॉर्मूले बाय हार्ट याद होंगे तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं 0.529 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपन रेशियो ले रहे हैं, साथ ही साथ z सेम है तो z भी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। अल्टीमेटली जो रहेगा वो रह जाएगा n1 स्क्वायर बाय n2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4। एग्जैक्टली। तो ये अपने पास एक एक्सप्रेशन आ गया। तो रेडियस के रेशियो से अपन ने ये इंफॉर्मेशन डिराइव कर ली। अब अपन को क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी का रेशियो निकालना है। तो अपन सिंपली कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं स्मॉल f से, f1 डिवाइडेड बाई f2 मुझे निकालना है। अब आपको पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है z स्क्वायर बाय n क्यूब के। पर सर यहां तो अगेन फिर z की वैल्यू 1 ही होगी दोनों केस में। एग्जैक्टली। अब सर आप देखिए ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, अगर मैं यहां पर इक्वल टू लगाता हूं तो एक कांस्टेंट आएगा जी। अब डिवाइड कर रहा हूं तो वो कांस्टेंट अपने आप ही कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब मैं फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है वो डायरेक्टली लिख सकता हूं। सर ने अभी बोला z तो 1 ही रहेगा, तो मैं बोल सकता हूं n2 क्यूब डिवाइडेड बाई n1 क्यूब। आप देख लीजिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो f1 यहां है तो n1 यहां आएगा, f2 यहां है तो n2 ऊपर आ जाएगा। अब आप खुद देखिए आपने n1 स्क्वायर बाय n2 स्क्वायर की वैल्यू निकाल रखी है। अपन को किसकी चाहिए? n2 क्यूब और n1 क्यूब की। अब आप मुझे एक बात बताइए, n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर अपन ने निकाल लिया 1/4। तो आप मुझे बता सकते हैं n1 बाय n2 की वैल्यू क्या होगी? अपन यहां पर सिंपली बोल सकते हैं n1 बाय n2 जो होगा वो हो जाएगा 1/4 की पावर 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 1/2। और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? n2 बाई n1 का होल क्यूब। तो अपन यहां पर बोल सकते हैं ये तो क्या हो गया? n1 बाय n2 हो गया। n2 बाई n1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा। और यहां पर मैं अब डायरेक्टली वैल्यू रख दूंगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 दैट विल बी इक्वल टू 8/1। तो अपना जो रेशियो निकल कर आया वो हो गया 8/1 या 8:1। यहां पर 1 लिखे या नहीं लिखे बट नेचुरल सी बात है, समझ में आ रहा है कि जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 8:1। तो फ्रीक्वेंसी का रेशियो निकल कर आ गया 8:1। तो सर इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया हैं और एग्जाम में पूछे जा रहे हैं जिसमें एक प्रॉपर्टी का रेशियो आपको दे दिया और दूसरी प्रॉपर्टी का रेशियो पूछ लिया गया है। एग्जैक्टली जी सर। यहां पर आपको सोल्यूशन गिवन है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम +3 आयन। बच्चों सबसे पहले तो Be+3 एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, इट मींस बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर दैट क्वेश्चन। अब हम जब वेलोसिटी का बात करें तो वेलोसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला हम सभी को याद होना चाहिए, दैट इज 2.188 इंटू 10⁶ इंटू z/n मीटर पर सेकेंड, वेयर z इज एटॉमिक नंबर, n इज ऑर्बिट नंबर। अब देखो बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा है तो हम यहां सीधा डेटा रखेंगे 2.188 इंटू 10⁶, z की वैल्यू है यहां पर 4 और n की वैल्यू आएगी थर्ड ऑर्बिट तो ये आएगा 3। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 4 इंटू 2.188 तो ये आ जाएगा 2, 5 इधर आ जाएगा 7, 8.752 बाई 3 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। और इसको भी फर्दर जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा लगभग 3 के आसपास आएगा, 8.7 अराउंड 9 के आसपास हो गया। तो ये 2.91 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास आंसर आता है। मैं सर यहां पर एक और चीज वापस से बोलना चाहूंगा कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आपको दिख रहा है ये 8.752 डिवाइडेड बाई 3 लगभग 3 के आसपास होगा। ये एवरेज वैल्यू इसकी अगर मैं अप्रोक्सीमेट बात करूं तो 3 के आसपास होगी। तो आप सीधा ऑप्शन देखिए और टिक करिए। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको बोर्ड पर गिवन है, इफ v1, v2 and v3 are the velocities of electron in first orbit of hydrogen, helium and lithium, then find out the correct relation.
यहां पर आपको रिलेशन निकालना है V1, V2 एंड V3 के बीच में। आपको क्या बोल रखा है कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए रिलेशन निकालना है। साथ ही साथ यहां पर जो एटम दे रखे हैं, आपको दे रखे हैं हाइड्रोजन, हीलियम एंड लिथियम। सबसे पहले सर अगर अपन बात करें वेलोसिटी के फॉर्मूले की, तो अपन बोल सकते हैं वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू 2.188 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 6 z बाई n मीटर पर सेकेंड। यस सर। अब आप यहां पर देखिए, अगर मैं n की बात करूं तो n की वैल्यू तीनों एटम के लिए सेम है। साथ ही साथ मैं कह सकता हूं मुझे रिलेशन निकालना है तो 2.188 भी तीनों एक्सप्रेशन में होगा। तो मैं कह सकता हूं वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z। ये मैंने कैसे लिखा, ये मैंने मान लिया है कि यहां पर n की वैल्यू क्या है, सेम है, तो मैं लिख लिया यहां पर n इज सेम। तो अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहा, आपको बस क्या देखना है, जिसके लिए z की वैल्यू होगी ज्यादा उसके लिए वेलोसिटी भी होगी ज्यादा। तो अगर सबसे पहले अपन बात करें z ऑफ हाइड्रोजन की, ये कितना होता है 1, z ऑफ हीलियम की ये कितना हो जाएगा 2, और z ऑफ लिथियम आयन हो जाएगा 3। तो सर मैं यहां पर कह सकता हूं जिसका z ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा। z किसका ज्यादा है, लिथियम का, तो लिथियम की वेलोसिटी होगी ज्यादा। इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्वेश्चन में दे रखा है 3 से, तो V3 सबसे ज्यादा होगा, उससे कम होगा V2 और सबसे कम होगा V1। तो अगर मैं यहां पर ऑप्शन की बात करूं तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर जो होगा वो हो जाएगा सेकेंड, V3 ज्यादा, उससे कम V2 और सबसे कम V1। तो सर यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स में अपन एटॉमिक नंबर वाइज चलें तो ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से घूम रहा होगा। एग्जैक्टली सर। Let's move to next question. Calculate the ratio of velocity of electron in third orbit of hydrogen atom and fifth orbit of Li+2 ion. Again, दोनों सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। वेलोसिटी अभी सर ने फॉर्मूला लिखा था, सेम वही फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। v इज इक्वल टू 2.188 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू z बाई n मीटर पर सेकेंड। बच्चों हमें यहां दोनों का रेशियो निकालना है, और जब भी रेशियो कैलकुलेशन की बात आए तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम सीधा बोल सकते हैं कि V1 बाय V2 जो है वो आने वाला है Z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो Z1 बाय Z2, N के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इधर N2 बाय N1। अब सीधे सीधे हमें वैल्यूज लेनी है क्वेश्चन से और पुट करनी है। आंसर हमारे सामने होगा V1 बाय V2 इज इक्वल टू Z1। देखिए बच्चों, पहला जो एलिमेंट दिया है वो हाइड्रोजन एटम है जिसके लिए Z की वैल्यू होगी 1। Z2 Li+2 के लिए लेना है, Li+2 का Z2 आएगा 3। N2 Li+2 सेकेंड एलिमेंट है, उसका जो शेल नंबर दिया है वो है 5, और वहीं हाइड्रोजन का जो शेल नंबर दिया है वो है 3। तो दोनों की जो वेलोसिटी का रेशियो आएगा वो आएगा 5:9। यही हमारा आंसर होगा।